Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 9 जो कि आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, वहाँ से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपके सोलर एनर्जी पर बेस्ड हैं और विंड एनर्जी पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, प्लस उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बेसिकली होती क्या है। तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है उसका मतलब होता है कि एक वो एनर्जी जो कि क्या हो, जो कि किसी चीज़ को सस्टेन करने के लिए यूज़ हुई हो। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं हम सस्टेन करने के लिए कैसे यूज़ हुई हो कि जो कि आपकी रन आउट ना हो सके और जो कि एंडलेस हो, जो कि कभी ख़त्म ना हो, जैसे कि हो गया आपका सन। तो ये जो सन है ये आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं और अभी भी वैसा ही है। मतलब हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि वाटर जो है आपका वो कम हो रहा है ना। कहते हैं वाटर की क्वांटिटी कम होती आ रही है और एक टाइम ऐसा आने वाला है हमारे कमिंग जनरेशन में कि हमें वाटर अवेलेबल नहीं होगा और या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिशिएंसी हो जाएगी वाटर की, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी आपको देखने को मिलेगी वाटर की। लेकिन ये जो सन है ये हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और ये आपका एंडलेस है। जब तक इस दुनिया पर इस अर्थ पर आपकी लाइफ रहेगी तब तक ये सन जो है ये रहेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो एक इसी तरह की एनर्जी होती है जो ख़त्म ना हो, जो एंडलेस आपका चलती रहे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी एक सस्टेनेबल सा ये होता है। ठीक है, और जब भी कभी देखो आपने सुना होगा, जब भी आप कभी सुनते हो ये वर्ड टर्म, ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि कुछ ऑल्टरनेट है। ठीक है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इस टर्म को जब भी आप सुनते हो तो आपके माइंड में एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी आती है जो कि हमेशा रेफ़र करती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, करेंटली जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है आपकी सोलर एनर्जी है। ठीक है, सन्स रेडिएशंस को हम यूज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू हमने सोलर पैनल्स बनाए हैं आपके। ठीक है, सोलर सेल पैनल्स, ठीक है, सोलर कुकर्स। तो इस तरह से हम सनलाइट को यूज़ करके हमने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, इको फ्रेंडली रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि ये कैसी होती हैं आपकी पोल्यूशन फ्री होती हैं और कॉस्टली नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, विंड एनर्जी जो है वो आपका एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। विंड एनर्जी के बाद अगर हम बात करें तो आपकी हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, एंड यहाँ पर हाइड्रो यानी कि वाटर का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। टाइडल एनर्जी जो है आपकी, ये भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आती है और ये भी एक तरह की हाइड्रो एनर्जी ही है। यहाँ पर भी वाटर का ही यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। आपका जियोथर्मल एनर्जी आता है। ये जियोथर्मल एनर्जी जो है यहाँ पर जो आपकी अर्थ होती है उसकी जो हीट है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और लास्ट जो है आपकी वो है आपकी बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का अगर हम बात करें तो ये किससे बनती है, जो लिविंग हमारे सोर्सेस होते हैं
उनसे जो मटेरियल होता है उससे हमारा बायोमास एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए होती है। जिस तरह से देखिए जो हमारे कैटल्स होते हैं उनका जो डंग होता है, बेसिकली जो काव डंग होता है, उस काव डंग की हेल्प से जब हम गोबर गैस प्रोड्यूस करते हैं तो वही हमारी बायोमास एनर्जी के अंतर्गत आती है। तो चलिए, इतना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का होता क्या है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपको अपने अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है इनमें से, तो एक बार आप देखेंगे। देखिए, विंड मिल फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विंड मिल। सेकेंड वन इज़ वुड, सी वन इज़ एनिमल वेस्ट एंड डी वन इज़ क्रूड ऑयल। तो देखिए यहाँ पर ये जो वुड है, तो आप खुद सोचिए, जब आपने कभी भी लकड़ी जलाई होगी तो क्या लकड़ी रह गई? आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, आप उसको दोबारा कोल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, हीट को फिर से आप जनरेट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वुड नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया फॉर्म में, दैट इज़ कोल। और ये कोल जो आपको पता है एक फॉसिल फ्यूल है, और ये क्या करता है, इसका जब कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। कह सकते हैं हम एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि आपके एयर पॉल्यूशन को कॉज करने में एक रोल प्ले करता है। तो इसलिए ये तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारा, वो हमारा पॉल्यूशन को जो है वो कंट्रोल करता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। नेक्स्ट, एनिमल वेस्ट से आपका माइंड अगर जा रहा होगा बायोमास एनर्जी की तरफ, तो ये इट्स क्वाइट गुड, लेकिन एनिमल वेस्ट जो है हमारा, इसमें हमारा ज़रूरी ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल तो जो हमारा है ये तो फॉसिल फ्यूल ही है एक तरह से, तो फॉसिल फ्यूल्स तो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ही नहीं। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स कब बनते हैं, जब कभी कोई भी डेड डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल जो है वो वरिड हो जाता है डीप इनसाइड द सॉइल, और आफ्टर मिलियंस ईयर्स बाद जब आप उसको डिग करते हैं, डग करते हैं एक, तब आपको वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके रिमेन्स मिलते हैं। तो उन रिमेन्स के थ्रू ये है फॉसिल फ्यूल्स का हम क्या करते हैं, जनरेशन, फॉसिल फ्यूल जनरेट होते हैं। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है ये। ठीक है, चलिए, सो ये तीनों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ विंड मिल। तो विंड मिल की अगर हम बात करें, विंड मिल होता किस तरह से, तो विंड मिल कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आपको इस टाइप के विंड मिल जो है वो आपको इस तरह सा होता है, इस तरह से आपको ब्लेड्स दिखाई देते हैं, ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, ये ब्लेड्स क्या करते हैं, ये ब्लेड्स रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका, जो कि कन्वर्ट करता है किसको, विंड पावर को। ये जो विंड मिल्स या फिर हमारे होते हैं, ये विंड पावर को कन्वर्ट करते हैं आपके रोटेशनल एनर्जी में। देखिए मैंने बताया ना कि ये जो ब्लेड्स हैं ये आपके रोटेट करते हैं, तो रोटेशनल एनर्जी में विंड पावर को कन्वर्ट करता है विंड मिल। एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, किसके थ्रू, तो वेन्स के थ्रू, जिसको आप सेल्स भी बोलते हैं और ब्लेड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ब्लेड्स के थ्रू जो आपकी विंड मिल होती है, ये विंड पावर को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसको हम विंड टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जो ये विंड टरबाइंस होते हैं, ये क्या करते हैं, विंड टरबाइंस आपके कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, विंड काइनेटिक एनर्जी जो है विंड की, उसको कन्वर्ट करते हैं आपके मैकेनिकल पावर में। मैकेनिकल पावर की अगर हम बात करें, तो जो आपकी मैकेनिकल पावर
थी, जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके बनाई गई, तो ये जो मैकेनिकल पावर है इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब वो स्पेसिफिक टास्क क्या क्या हो सकते हैं, वो हैं आपके ग्राइंडिंग ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए भी विंड मिल्स का यूज़ किया जा सकता है। वाटर को पंप करने के लिए किया जाता है, ठीक है, पंपिंग वाटर। एंड साथ ही साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं जनरेटर के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ एडवांटेज दैट। अब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका एडवांटेज क्या, देखिए मैंने आपको बताया पॉल्यूशन फ्री होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है, तो आप यहीं से देख लीजिए। फ्रीली अवेलेबल होता है, आपको नेचर में आपको मिलता है, आप वहाँ नेचर से इसको हैरेस कर सकते हैं, ठीक है, हार्नेस कर सकते हैं। और नेचर से हार्नेस करने के लिए आपको कोई भी यहाँ पर इसको अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल होगा। पॉल्यूशन फ्री होगा, कोई पॉल्यूशन ही कंडक्ट नहीं करता क्योंकि ये आपकी नेचुरल सोर्स से मिलकर बनता है। एंड द इंस्टॉल्ड सेटअप्स आर हाईली ड्यूरेबल, और जो भी सेटअप बनाया जाता है, जैसे विंड मिल बनाया गया, सोलर सेल पैनल बनाया गया, सोलर कुकर बनाए गए, तो ये आपके ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक के लिए चल सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, मतलब प्रोसेस स्लो रहती है इनकी, लेकिन ये आपके इको फ्रेंडली होते हैं। इसीलिए जो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा दैट इज ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन अ ईयर इंडिया रिसीव्स अप्रॉक्सीमेटली KWH ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि कितना किलोवाट सोलर एनर्जी जो है वो हमारी इंडिया रिसीव करती है अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर हम बात करें इंडिया जो है वो आपकी रिसीव करती है 5000 बिलियन किलोवाट सोलर एनर्जी को, अप्रॉक्सीमेटली है ये। नेक्स्ट है आपका Which among the following surface can absorb the maximum radiations coming from sun? अब जब सन से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको सबसे ज़्यादा कौन सी सरफेस जो है वो एब्जॉर्व करेगी। यहाँ आपको दिए हैं सिल्वर सरफेस एब्जॉर्व करेगी, ब्लैक सरफेस एब्जॉर्व करेगी, वाइट सरफेस करेगी, तो या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम ऑप्शंस कट करने पे आएंगे तो वाइट सरफेस, तो आप सभी को पता है कि वाइट सरफेस क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है सन रेज को, ठीक है। तो जो सन से आने वाली रेज होती है उनको वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए जब बहुत समर होता है तब कहा जाता है कि वाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनिए। वाइट क्यों, क्योंकि जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ को, और वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो भी सन रेज आपकी बॉडी पर आकर इंसिडेंट हो रही होती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो फिर यहाँ पर वो हीट कॉज नहीं करती। इसीलिए वाइट सरफेस तो यहाँ पर ऑप्शन होगा नहीं आपका। ये ऑप्शन जैसे ही कटेगा तो ये ऑप्शन खुद ब खुद कट जाएगा। ऑप्शंस को हटाना सीखिए। तो ये दोनों ऑप्शंस जब कट हो गए, अब बचता है आपका सिल्वर सरफेस और ब्लैक सरफेस। तो इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर रह जाएगा दैट इज़ ब्लैक सरफेस, क्योंकि जो हमारा ब्लैक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपकी लाइट की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, और इनमें से किसी एक को भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये जो सरफेस है ये ब्लैक है, ठीक है, ये सरफेस जो है ब्लैक कलर की, तो इस पे जितनी भी लाइट सन रेज जो हैं वो इंसिडेंट होंगी, वो सारी सन रेज जो है ये ब्लैक सरफेस क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा अपने अंदर, इनमें से एक भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो जब यहाँ पर ये इतनी सारी सन से आने वाली रेडिएशंस एब्जॉर्व हो गई तो यहाँ पर जो हीट का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट सोलर कुकर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, आप सभी को पता है सोलर कुकर्स का ट्रेंड चल रहा है, तो ये एक डिवाइस होती है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
थर्मल एनर्जी, है ना। हीट ही तो मिल रही है हमें सोलर कुकर से, है ना। तो सोलर कुकर की अगर हम बात करें तो सोलर कुकर क्या है, एक तरह का आपका थर्मल कलेक्टर है, यानी कि हीट को कलेक्ट करने की एक डिवाइस है। ये क्या करता है, ये गैदर करता है और ट्रैप करता है सन से आने वाली हीट को, सन से आने वाली रेडिएशंस को, जिसको हम थर्मल एनर्जी कह रहे हैं, उसको ये क्या करेगा, ट्रैप करता है। अब हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स के सोलर कुकर्स पाए जाते हैं या फिर देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि आपका बॉक्स सोलर कुकर हो जाता है, आपका पैनल सोलर कुकर हो जाता है और आपका पैराबोलिक। तो ये जो है ये 3 टाइप्स के सोलर कुकर्स हैं जिनका यूज़ जो है वो हमारे यहाँ पर होता है। दे आर यूज्ड, अगर इनकी हम बात करें तो दे आर यूज्ड अराउंड दी वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में इनका यूज़ किया जा रहा है, क्या करने के लिए, टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए पूरी दुनिया में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड पास्चराइज वाटर फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वाटर को सेफ ड्रिंकिंग के लिए पास्चराइज किया जा रहा है सोलर कुकर्स के द्वारा, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, तो ये आपकी फ्री एनर्जी सोर्स को यूज़ करें, सनलाइट को ही तो यूज़ करें, तो फ्री एनर्जी सोर्स को ये यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी बदल इनकी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप खाना वाना वगैरह इससे बना रहे हैं। और क्या हो रहा है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई भी हार्मफुल गैसेस का एमिशन नहीं हो रहा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द कंट्री हैज़ टाइटल टैग ऑफ अ कंट्री ऑफ विंड्स। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। अब इन चारों में से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसको कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है, तो डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो डेनमार्क है इसकी फर्स्ट रैंक है आपकी वर्ल्ड में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी को विंड से प्रोड्यूस करने की तब, ठीक है। विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ये जो डेनमार्क है फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है। और ये जो है इसने आपकी ईयर 2015 में डेनमार्क ने 42% इलेक्ट्रिसिटी को विंड से जनरेट किया था। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोड्यूस हुई थी उसमें से 42% इलेक्ट्रिसिटी विंड के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। वहीं अगर हम बात करें चाइना जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पर आता है इन द जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी के जनरेशन में जो आपका चाइना है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पर आता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज Which among the following country in world leading in generating electricity using windmills। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आती है या फिर लीड करती है इलेक्ट्रिसिटी को विंड मिल्स के थ्रू प्रोड्यूस करने में। जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क है। सेम ऑप्शंस रख दिए एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जर्मनी। जर्मनी की अगर हम बात करें तो ये आपका 3rd पोजीशन पर आता है, जो कि आपके जनरेशन ऑफ विंड में जनरेशन ऑफ विंड पावर, विंड एनर्जी के जनरेशन में 3rd पोजीशन पर आता है। और अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो हमारी 4th पोजीशन पे आती है विंड एनर्जी जनरेशन में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म इन इंडिया इज लोकेटेड इन। इंडिया में सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म कहाँ लोकेटेड है, तो इंडिया के अगर सबसे बड़े विंड एनर्जी फार्म की हम बात करें तो वह है आपका मूपंडल विंड फार्म। ये आपका इंडिया में सबसे बड़ा विंड फार्म है और ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया किसके द्वारा,
तमिलनाडु के द्वारा तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी के द्वारा इस मुपंडल विंड फार्म प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया। 2018 की अगर हम बात करें तो जो विंड पावर का शेयर था इलेक्ट्रिसिटी में वो आपका यहाँ पर अराउंड 28% रहा था। ठीक है, तो जो हमारा लार्जेस्ट एनर्जी विंड फार्म है इंडिया में वो कहाँ लोकेटेड है, आपका तमिलनाडु में है। सेकंड विंड फार्म की अगर हम बात करें तो ये आपका गुजरात में है। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट है, या आपसे पूछा जा सकता है सेकंड लार्जेस्ट विंड फार्म इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है, या फिर आपका थर्ड भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ 5 को देख लेंगे। फोर्थ नंबर पर जो है वो आपका कर्नाटक आता है, आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट इज तमिलनाडु, सेकेंड वन इज गुजरात, थर्ड वन इज महाराष्ट्र एंड फिफ्थ वन इज राजस्थान। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स हैं हमारी जहाँ पर कि लार्जेस्ट विंड फार्म्स पाए जाते हैं। ये इनका सीक्वेंस है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड टू रोटेट द विंड मिल्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। तो कितनी मिनिमम विंड स्पीड होनी चाहिए जब विंड मिल को रोटेट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपकी 15 kmph से ज़्यादा होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट टेम्परेचर ऑफ सोलर कुकर कैन बी इंक्रीज टू हायर लेवल विद द हेल्प ऑफ। जो सोलर कुकर का टेम्परेचर होता है उसको हायर लेवल तक इंक्रीज किसकी मदद से किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव मिरर की या फिर कॉनकेव लेंस की। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है सोलर रेडिएशंस को। ठीक है, जितनी भी सोलर रेडिएशंस होती हैं इन सोलर रेडिएशंस को फोकस करने में, ठीक है, इन सोलर रेडिएशंस को फोकस करने में ताकि जो टेम्परेचर है सोलर कुकर का उसको हायर लेवल तक बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट रेस को। वो लाइट रेस जो कि इस पे आके फॉल हो रही होती हैं उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है एक सिंगल पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस कॉनकेव मिरर पे जितनी भी ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई, तो ये दोनों ही लाइट्स को क्या करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है सोलर कुकर्स में ताकि वो सारी इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्व कर ले और फिर उनको रिफ्लेक्ट कर दे एक सिंगल फोकल पॉइंट पे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू। अब सोलर सेल एक डिवाइस होती है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में या फिर सभी में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर सेल क्या है आपका, सोलर पैनल आपने देखे होंगे ब्लेजेस में अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोलर पैनल आपने देखो ब्लैक कलर का एक इस टाइप से बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, उसमें ऐसे करके लाइंस होती हैं, तो इस तरह का आपका लगा होता है, धूप की तरफ फेस कर दिया जाता है उसका। तो उसका इस्तेमाल क्या होता है कि उस पर जितनी भी सनरेज होती हैं वो सब फॉल हो रही होती हैं और वो क्या कर रहा होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और दिन भर ये चार्ज होता है और रात में ये क्या करता है, एमिट करता है लाइट को। यानी कि इसके सोलर पैनल के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्लेजेस वगैरह में यूज़ हो रही है। तो ये सोलर सेल एक डिवाइस है जो कि आपकी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। और बस इसका ड्रॉबैक इतना है कि अगर मौसम ख़राब होता है तब यहाँ ये चार्ज नहीं होता है, बाकी इट्स गुड फॉर आर नेचर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इलेक्ट्रिक पावर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्डिनरी सोलर सेल इज अबाउट। एक ऑर्डिनरी सोलर सेल से जो इलेक्ट्रिक पावर
प्रोड्यूस की जाती है वो कितनी होगी, 0.5 वाट, 0.6 वाट, 0.7 या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वाट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू इंक्रीज द आउटपुट कैपेसिटी इज कॉल्ड। हम लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स के कॉम्बिनेशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं, उनको एक सीरीज़ में लगाते हैं ताकि क्या हो, जो आउटपुट कैपेसिटी हो वो बढ़े। तो वो क्या कहलाता है आपका, सोलर पंप, सोलर पैनल, बैटरी, नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप सोलर सेल का यूज़ करते हैं, वो क्या है, सोलर पैनल है जो सनलाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सोलर पैनल क्या है, एक तरह की डिवाइस है जो कि आपकी लाइट जो आपकी सन से आ रही होती है, यानी कि जो सनलाइट है आपकी, इसको क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और ये यहाँ पर ये क्या करती है, जो सनलाइट होती है उसको क्या करती है, फोटॉन्स की फॉर्म में ऑब्जर्व करती है और उसके बाद में उसको एमिट कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सोलर सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सोलर सेल में से आप सोलर सेल के लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सोलर सेल्स आप मूविंग पार्ट, सोलर सेल में मूविंग पार्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती पीरियडिकली, या फिर सेटअप जो है वो आपका रिमोट के द्वारा होता है एंड हिली प्लेसेस पे होता है, या फिर फोकसिंग डिवाइसेस जो है वो यहाँ पर नेसेसरी नहीं होती रेडिएशन को कंसंट्रेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। सो द जो रॉन्ग स्टेटमेंट है फॉर दिस क्वेश्चन इज सोलर सेल्स आर मूविंग पार्ट। कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, हमें उसको खुद ही मूव करना होता है, एक जगह फिक्स कर देते हैं उसको। लेकिन मान लीजिए अब आपके पास सनलाइट है तो आप उसको चेंज कराएंगे, लेकिन वो खुद से मूव नहीं करता, तो इसके कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते। यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, और ये फोकस कर देता है, मतलब डिवाइस को फोकस करना ज़रूरी नहीं है रेडिएशन कंसंट्रेट करने के लिए, रेडिएशंस खुद ब खुद इस पर फॉल होती हैं आके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि विच इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एलिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल। अब सोलर सेल के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर एलिमेंट कौन सा होगा, क्या एल्यूमिनियम, क्या कॉपर, जिंक, क्या सिलिकॉन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये आपका एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल के प्रोडक्शन के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट सोलर सेल्स आर जनरली मेड अप ऑफ यूजिंग। जो सोलर सेल्स होते हैं उनका जनरली किससे मिलके बने होते हैं, कंडक्टर से, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर से, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही बात है भैया, सोलर सेल्स क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ अच्छा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारे कंडक्टर्स में अच्छा होता है। कंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या ईजिली रन करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हम सोलर सेल्स में जो है कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज है सोलर सेल्स आर नॉट यूज्ड इन। अब ये सोलर सेल्स कहाँ यूज नहीं होते, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम में, ट्रैफिक सिग्नल्स में, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स में। तो बिल्कुल क्लियर है, वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम में आप सोलर सेल का यूज़ करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में भी सोलर सेल्स होते हैं, और आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में तो होते ही होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स में आपका कोई भी सोलर सेल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।